Namaskar everyone, my name is Kajal Kanwar, Assistant Professor Commerce and Management Department, Biyani Girls College. आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है मिन्सबर्ग के मैनेजर रोल्स। यानी कि मिन्सबर्ग ने बताया कि एक मैनेजर के कितने सारे रोल्स होते हैं। तो आज हम वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोल्स बताए हैं इन्होंने। तो पहला है रोल, इससे इन्होंने इन रोल्स को 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया। पहला इन्होंने बोला है इंटरपर्सनल रोल, यानी कि मैनेजर को कुछ इंटरपर्सनल रोल्स निभाने पड़ते हैं। उसमें है पहला फिगर हेड, यानी कि फिगर हेड है, सब इसे मानते हैं, मैनेजर को एक सिंबॉलिक हेड मानते हैं। मैनेजर सब जगह साइन करता है, मैनेजर सारे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैनेजर क्या है कि एक फिगर हेड है, एक सिंबॉलिक हेड है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये रहा ये वर्ड, जो ड्यूटी सिंबॉलिक ड्यूटीज निभाता है। अब एक मैनेजर की क्या ड्यूटीज हो सकती हैं कि उसे मेजर जो पेपर वर्क है उस पर साइन करना है, उसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है। तो वो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आएंगी, यानी कि फिगर हेड वाले रोल में आएंगी। देन वी हैव लीडर। ये तो अंडरस्टूड है कि मैनेजर क्या है, एक लीडर है। तो वो अपने एम्प्लॉयज को लीड करेगा। लीड करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए तो वो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उन्हें मोटिवेट करना है तो वो भी किसका काम है, एक लीडर का काम है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट भी कौन क्रिएट करेगा, खुद लीडर करेगा। तो लीडर के क्या क्या काम हो गए अभी तक, एक हो गया फिगर हेड और एक हो गया वो खुद लीडर मैनेजर। यानी कि मैनेजर एक लीडर भी है और मैनेजर एक फिगर हेड भी है। उसके बाद हम आते हैं लाइजन। अब इससे क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मिडलमैन, जो बीच में काम करता है। तो बीच में किससे काम कर रहा है, ये बीच में काम कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 डिपार्टमेंट हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजर देखेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिएजन। ओके, ये हो गए हमारे इंटरपर्सनल रोल्स। इसके बाद जो मिन्सबर्ग ने दूसरा रोल बोला वो था इंफॉर्मेशनल, यानी कि इसमें जो बातें होंगी, इसमें जो रोल्स होंगे वो सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसमें पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है क्लास में मॉनिटर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैम को देता है, राइट। तो अभी यहाँ पर जब मैनेजर खुद एक मॉनिटर है तो वो क्या करेगा, वो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है। देन वी हैव डिसेमिनेटर। जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजर लेकर आया है, अब उसका काम क्या है कि उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसको ऑर्गेनाइजेशन में सबको देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज को स्पेशली देनी पड़ेगी। तो इसका काम क्या है, पहली बात तो सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेकर आना और उसके बाद सारी उस इंफॉर्मेशन को बांट देना। ये काम हो गया मैनेजर का एज अ किस में आ रहेंगे, इंफॉर्मेशनल रूल्स। देन वी हैव स्पोक्सपर्सन। स्पोक्सपर्सन मतलब बिहाफ पे जाता है, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे खुद मैनेजर जाता है। ठीक है, देखिए मैनेजर रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कन्वेइंग इट्स पॉलिसीज एक्टिविटीज एंड प्लान्स। अब क्या ऑर्गेनाइजेशन अकेले उस मैनेजर की है, नहीं, बट ये उनके बिहाफ पर जाता है। ओके, देन वी हैव डिसीजनल रूल्स। ये थर्ड रूल्स हैं। पहले हमने पढ़े इंटरपर्सनल, उसके बाद हमने पढ़े इंफॉर्मेशनल और अब हम पढ़ेंगे डिसीजनल रूल्स, यानी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बात होने वाली है। तो देखिए कैसे। पहला है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर यानी कि एक बिजनेसमैन क्या करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और जैसे ही उन्हें कोई नई अपॉर्चुनिटी पे टैप करने का मौका मिलता है वो उसे छोड़ते नहीं हैं, उस पर पूरी तरीके से काम करने पे लग जाते हैं। तो अगेन एंटरप्रेन्योर का काम यही है, एज अ मैनेजर का एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना ये जरूरी है कि मैनेजर नई नई इनोवेटिव तरीके ढूंढ के लाए काम करने के और उसमें इम्प्रूवमेंट करता रहे प्रोजेक्ट्स में, ताकि क्या हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती रहे। तो एंटरप्रेन्योर का काम ये है। तो हमारा मैनेजर अगर एंटरप्रेन्योर हुआ तो क्या करेगा,
इनोवेट करेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा, नए नए तरीके लाएगा काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ हम अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी दो डिपार्टमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी दो एम्प्लॉयज़ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई भी तरीके के क्राइसिस आ गए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई, तो अब उसमें काम कौन करेगा? मेन जो है उसका काम है डिस्टर्बेंस हैंडलर। उसका काम है जो भी अभी हो गया है उसे तो हम बदल नहीं सकते, बट अब उसे हम हैंडल कैसे करेंगे वो काम है मैनेजर का। देन वी हैव रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर यानी कि हमने पढ़ा था जब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है, तो यानी कि रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास पैसे भी हैं, हमारे पास ह्यूमन भी है, हमारे पास मटेरियल, इन्वेंट्री, सब कुछ है। तो अब ये सारे डिपार्टमेंट में बांटने का काम मैनेजर का है, यानी कि वो ये सारे रिसोर्सेज को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटेगा जैसे जैसे उसे लगेगा रिक्वायर्ड है। देन वी हैव नेगोशिएटर। नेगोशिएट, हमारी मम्मी को हमने देखा होगा नेगोशिएट करते हुए। नेगोशिएट मतलब प्राइस बार्गेनिंग करते हुए, तो उस तरीके से ही नेगोशिएट भी आ जाता है जब हम कुछ एग्रीमेंट्स के कुछ पॉइंट्स को चेंज कराने की कोशिश करते हैं। तो नेगोशिएटर यानी कि ये ज़्यादातर नेगोशिएशन कराता है कैसे, बोथ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन में किसी से बाहर से हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी कम ज़्यादा करना है, नेगोशिएट करना है जिस भी पॉइंट पर, वो सारा काम किसका है? वो सारा काम भी मैनेजर का है, पर किसके अकॉर्डिंग? मिंड्सबर्ग के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मिंड्सबर्ग ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैनेजर रोल्स को। वो है इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल। जिसमें पहला है इंटरपर्सनल रोल, जिसमें आएगा फिगर हेड, लीडर और लाइजन, और उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन रोल जहां पर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात हो रही है, जो कि है मॉनिटर, डिसेमिनेटर यानी कि जो इंफॉर्मेशन को फैलाएगा, सबको बांटेगा इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद आएगा स्पोक्स पर्सन जो कि हमें रिप्रेजेंट करेगा। डिसीजन रोल्स में जब डिसीजन लेने की बात आती है तो इनोवेशंस आ जाते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर की जॉब भी कर रहा है और डिस्टर्बेंस हैंडल भी कर रहा है, रिसोर्स भी बांट रहा है और नेगोशिएट भी कर रहा है वेरियस पार्टीज के बीच में। अब ये हो गए हमारे मिंड्सबर्ग के मैनेजरियल रूल्स, जो कि हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। अब हम पढ़ रहे हैं आज इसके बाद फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हमने जब मैनेजमेंट पढ़ा था तो हम मैनेजमेंट में ओवरऑल मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में हम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत से छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, बहुत से बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। तो हम उसे डिवाइड कैसे करेंगे? पहला इसमें हम पढ़ते हैं कि फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, पहला हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर को की नीड्स क्या है, हम उसे कैसे बेच सकते हैं प्रोडक्ट, ये काम कैसे करेंगे? मार्केटिंग में। क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए ये भी तो जानना जरूरी है ना कि जो आप बना रहे हो वो कस्टमर को कितना पसंद आ रहा है, कब ज़्यादा डिमांड आने वाली है। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप मार्केटिंग की रिसर्च करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे, और वो किस में आएगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट में आएगा। ये मैनेजमेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है? मार्केटिंग मैनेजमेंट ज़रूरी है। देन वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो पैसा भी तो हमारा एक रिसोर्स है, उसे भी तो मैनेज करना पड़ेगा। पैसे आएंगे कहाँ से, पैसे जाएंगे कहाँ पर? भाई सोर्सेज क्या क्या होंगे जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, ठीक है, और जाएंगे कहाँ पर? यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में इस पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे जाएगा वो पैसा? दैट इज आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हम एम्प्लॉय को बुलाते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करने के बाद तो क्या होगा? हम उन्हें उनके ही स्किल्स के अकॉर्डिंग प्लेस कर देते हैं, यही हमारा काम है। और फिर जब हमें लगता है कि किसी ह्यूमन को या फिर किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की नीड है तो हमें वो भी दिलानी पड़ती है। तो यानी कि पूरी तरीके से हमें ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना पड़ रहा है जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट यानी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हर कंपनी या तो कुछ बना रही है या फिर कोई सर्विसेज दे रही है,
या तो आप कुछ बनाते हो या फिर आप कुछ सर्विस देते हो। तो मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, या तो आपको गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल देखना पड़ेगा, है ना, आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब देखना पड़ेगा, आपको गुड्स की एफिशिएंसी, गुड की क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी, जो हम आगे पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल में। तो ये हो गया ऑपरेशन मैनेजमेंट, जब आप प्रोडक्शन देख रहे हो कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर जो भी सर्विसेज दे रहे हो उनका मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वो भी मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा। देन वी हैव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि ये आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। कैसे? आपको कोई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, आपको कुछ नए नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि अब हम क्या तरीका फॉलो करें कि हमारा गोल जल्दी अचीव हो, टाइम पर अचीव हो और कम पैसों में अचीव हो। तो वो हमारे सारी चीजें किस में आ जाएंगी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। इसमें क्या लिखा है कि ये कौन से तरह में काम करता है, लॉन्ग टर्म वे में काम करता है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करने की कोशिश करता है। कौन? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देन वी हैव आईटी मैनेजमेंट, जैसे कि इसका नाम बोलता है, हम इसमें क्या मैनेज कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसोर्सेज या फिर सिस्टम्स हैं वो सारे, क्योंकि वो भी तो हम यूज कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर मेरा प्रिंटर खराब हो गया, अगर मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, तो वो भी एक रिसोर्सेज है, उससे उस खराब होने से ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, उसमें आईटी भी आ जाता है। देन वी हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन से क्या मतलब है हमारा, कि जब हमारे गुड्स फ्लो करते हैं तो पहले रॉ मटेरियल आता है, उसे हम खरीदते हैं, फिर हम उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिर वो हम कस्टमर्स को बेचते हैं। तो एक चेन बन गई है कि इस तरीके से गुड्स जो हैं वो फ्लो होंगे। तो जब इस फ्लो को हम मैनेज करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या क्या देख रहे हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से, सप्लायर से जब कंज्यूमर तक पहुंचेगी तो कितने सारे प्रोसेस से होकर गुजरा वो प्रोडक्ट, वो रॉ मटेरियल, तो उसे बोलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? हमें ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल रिस्क क्या है, कौन से रिस्क आ सकते हैं, क्योंकि रिस्क आ जाएगा तो उसके बाद तक हमें वेट नहीं करना, हमें ये देखना है कि पोटेंशियल रिस्क क्या है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कामों को अफेक्ट करेगा। इसमें आप क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट करवाओगे कि कितने रिस्क में हम काम कर रहे हैं। कई बार हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है वहाँ पे रिस्क है, तो हम उस अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। देन हम इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस तो आप सबको पता होगा। तो ये क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की कल को कुछ हो जाए तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है, तो ये भी मैनेजमेंट में ही आता है। देन वी हैव क्वालिटी मैनेजमेंट, जब आप उस प्रोडक्ट का साइज, कलर, ये सब चेक करते हो और एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए, तो आप क्वालिटी को मैनेज कर रहे हो। देन वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं एक कंपनी में प्रोजेक्ट्स। तो अब क्या हुआ, एक प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक सेल्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, सेल्स में भी बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज करना पड़ता है। हर प्रोजेक्ट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको देख के चलना पड़ता है, तो उसे बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन वी हैव एनवायरमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि हमें पता है कि एनवायरमेंट को भी ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी रिसोर्सेज ले रही है वो किसके हैं, वो लोगों के ही तो हैं, वो एनवायरमेंट से ही तो आ रहे हैं रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को मैनेज करना है। कैसे करेंगे, सस्टेनेबिलिटी से, यानी कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए एनवायरमेंट मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात हुई है यहाँ पर। देन वी हैव लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी लॉज दिए गए हैं, जो भी रेगुलेशंस दी हुई हैं इंडस्ट्री में, वो उन्हें तो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ तो अगर किसी फूड कॉर्पोरेशन ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिससे मेरे प्रोडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये हम उन लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमें लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं हमारे मैनेजमेंट के कुछ पार्ट्स में। जैसे कि हमने देखा कितने सारे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए और मैनेजमेंट के कैटेगरीज हो गए एक तरीके से, ये फंक्शनल एरियाज बोलेंगे हमें। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग गुड लिसनर्स। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू गुरु केपीओ। थैंक यू।